हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2023 के जुलाई में ईवीएस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आते हैं उनके बारे में। जुलाई के अंदर भी आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर आपको ये टॉपिक देखने को मिल सकते हैं। इस टॉपिक में है अल-बिरूनी, कल्पना चावला, बछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी, जितने भी प्रसिद्ध फेमस लोग हैं उनसे रिलेटेड सारी नॉलेज मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, ये जो टॉपिक हैं ये बार बार आपसे सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक को ध्यान से और एक एक अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। पहला, फेमस प्रसिद्ध में आती हैं आपकी अनीता कुशवाहा। अनीता कुशवाहा ये मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हैं जो बिहार में है। ठीक है, ये बेसिकली अनीता कुशवाहा कौन है? जो मधुमक्खी पालन का कार्य करती हैं। ठीक है, मधुमक्खी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सीटेट के अंदर, और ये जो टॉपिक है अनीता कुशवाहा इन्हीं से ही रिलेटेड है, मधुमक्खी वाला टॉपिक। ठीक है, तो ये मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गाँव में रहती हैं जो बिहार के अंदर पड़ता है। इनके घर में इनकी मम्मी, पापा और 2 छोटे बहन भाई है, यानी कि इनकी छोटी सी फैमिली है। ये कॉलेज में पढ़ती भी थी और स्कूल में बच्चों को पढ़ाती भी थी, और इन्होंने मधुमक्खी पालने का काम भी कार्य करना शुरू किया, जिसके वजह से इन्होंने मधुमक्खी को एक अच्छे लेवल पर फाइंड किया। ठीक है, कि मधुमक्खी का पालन कैसे किया जाता है, मधुमक्खी का क्या चीज़ लुभाती है, लीची के फूल लुभाते हैं, और एक बॉक्स में कितने किलो मधुमक्खी का जो रस है, यानी कि आपका शहद है जो मधुमक्खी बनाती हैं, वो कितना है। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के ही जो चैप्टर है मधुमक्खी, इसी में से ही लिया गया है, और इस चैप्टर का नाम है अनीता की मधुमक्खी। ठीक है, इन्होंने अनीता होलसेलर बनना चाहती थी, जिससे वह मधुमक्खी पालने वाले शहद को, जो मधुमक्खी पालते हैं लोग, उससे जो निकलता है शहद, उसको सही कीमत दिला सकें, इसीलिए ये आगे कार्य कर रही थी। तो ये है अनीता कुशवाहा जो मधुमक्खी पालने का जो कार्य है वो करती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सूर्यमणि। सूर्यमणि जिसको चमकता सितारे के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यमणि को एक चमकता सितारा, गर्ल स्टार कहते हैं। क्यों चमकता सितारा इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर के अपनी ज़िंदगी बदली थी। सूर्यमणि के जो पिता हैं, पिता की छोटी सी खेती का कार्य करते थे इनके पिता, और इनका पूरा परिवार जंगल में रहता था, और जंगल से ही जड़ी बूटी को इकट्ठा करके बाजार में ये लोग बेचते थे। ठीक है, इनकी माँ क्या करती थी? टोकरी बनाती थी, जो पत्ते गिर जाते थे पेड़ के, उन पत्तों से पत्तल बना करके वो बेचती थी। टोकरी बुनती थी और पत्तल बना करके पत्तों से बेचती थी। इसके अलावा सूर्यमणि से जो रिलेटेड है, सूर्यमणि को जंगल से बहुत प्यार था। इन्होंने जंगल बचाओ आंदोलन के ऊपर भी कार्य किया था। वह इन जंगलों में घूमते समय बच्चों को जंगलों के पेड़ पौधों की जानकारी दिया करती थी। ठीक है, बिशनपुर गांव घने जंगल में है जहाँ ये स्कूल जाती थी। सूर्यमणि बिशनपुर गांव जो जंगल घने जंगलों में पड़ता था, वहाँ पर ये स्कूल जाया करती थी। इसी स्कूल में स्कॉलरशिप यानी कि वजीफ़ा जिसको बोलते हैं, इन्होंने प्राप्त किया, और स्कूल में पढ़ने वाली उस गांव की ये पहली लड़की बनी। ठीक है, कॉलेज में सूर्यमणि की जान पहचान एक पत्रकार से हुई जिसका नाम था बासवी दीदी, और बासवी दीदी के साथ ही मिलकर इन्होंने जंगल बचाओ आंदोलन को किया था शुरू। ठीक है, सूर्यमणि ने उनके साथ मिलकर झारखंड के अंदर जंगल बचाओ आंदोलन में काम करना शुरू किया। क्योंकि इन्हें शुरू से ही जंगल से बहुत प्यार था, इसीलिए इन्होंने बासवी दीदी जो कि क्या थी, पत्रकार थी, इनके साथ मिलकर जंगल बचाओ आंदोलन को शुरुआत की। सूर्यमणि ने 21 साल की उम्र में ही बासवी दीदी और अन्य कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला, और उस केंद्र का नाम था तोरांग। और तोरांग का मतलब क्या होता है? तोरांग का मतलब होता है जंगल। ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन था, और यहाँ पर इस केंद्र का नाम इन्होंने तोरांग रखा। ठीक है, कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये कि कुड़ुक भाषा में तोरांग का क्या मतलब है? तो जंगल। ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकता है तोरांग का क्या मतलब है? तो जंगल। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व है वो सूर्यमणि ने एक पत्रकार के साथ मिलकर करा जिनका नाम था बासवी दीदी।
जंगल बचाओ आंदोलन क्या है? जंगल अधिकार कानून 2007 में आया। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब आया? 2007 में आया। और इस कानून के अंदर क्या कहा गया कि आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाने के लिए जंगल अधिकार कानून 2007 में बनाया गया था। यहाँ पर एक सवाल भी बनता है कि जंगल बचाओ आंदोलन या जंगल अधिकार कानून 2007 में किस लिए बनाया गया था? तो आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाने के लिए बनाया गया था। जंगल अधिकार कानून के तहत क्या किया गया कि जो भी लोग जंगल के अंदर कम से कम 25 साल से रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और उस जंगल में पैदा होने वाली चीज़ों पर पूरा हक है। चाहे खेती बाड़ी जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर सारा हक आदिवासी लोगों का ही है। उन लोगों को जंगल से दूर ना तो किया जाए और ना ही जंगल को बचाने का काम भी क्या करती थी, क्या है कि जंगल को बचाने का कार्य भी ग्राम सभा यानी कि उन्हीं के क्षेत्र की ग्राम सभा द्वारा किया जाता था। तो ये था जंगल अधिकार कानून 2007 में जो पारित हुआ। और आपका सूर्यमणि ने बासवी दीदी के साथ मिलकर और अन्य लोगों के साथ मिलकर तोरांग जो कि जंगल बचाओ आंदोलन था झारखंड के अंदर चलाया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आती हैं आपकी सुनीता विलियम। सुनीता विलियम को बचपन से खेलकूद करना पसंद था, लेकिन वह हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। ठीक है, खेलकूद में उनको बहुत मन था और वो हेलीकॉप्टर पायलट बनी। इसके अलावा सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप से गई थी। वह पहली महिला है जो अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रही। याद रखना, सुनीता विलियम कौन है? पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में वो गई और यह पहली महिला है जो अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रही। सुनीता विलियम कितने टाइम तक रही थी? 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई, जहां से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। उन्होंने बताया कि जब वो अंतरिक्ष में गई तो जब उन्होंने वहां से पृथ्वी को देखा तो वो बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिख रही थी। 20 जुलाई 1969 में सबसे पहले चांद पर पहुंचने वाली व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग थे। तब सुनीता विलियम 5 साल की थी और तभी से क्या हुआ, उनका इच्छा जागरूक हुई अंतरिक्ष में जाने की। तो याद रखना, 20 जुलाई 1969 में सबसे पहले चांद पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। बच्चों ने जब सुनीता से सवाल पूछे, यानी कि जब वो आ गई अंतरिक्ष से, उसके बाद बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है, तो बच्चों ने जब सुनीता विलियम से सवाल पूछे कि आप क्या बनना चाहोगी, तो सुनीता ने कहा मैं एक शिक्षक बनना चाहूँगी ताकि मैं विज्ञान और गणित जिंदगी से कैसे जुड़ी है इसको बता पाऊँ। आइजक एसिमोव द्वारा लिखी गई पुस्तक है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। आइजक एसिमोव, ठीक है, एसिमोव ने एक किताब लिखी थी हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड में बताया गया कि सदियों से इंसान ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। इस पुस्तक के अंदर ये वाली बात बताई गई है। यहाँ पर एक पॉइंट टू नोट लिखा है मैंने, क्या है ये ध्यान रखना कि कोई भी चमकती चीज़ अगर तेज गति से चल रही दिखाई देती है तो वह उपग्रह उसे कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। और जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है उसको टूटता तारा कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, याद रखना, हम कभी कभार आसमान में टूटता तारा देखते हैं तो वो बेसिकली क्या है, उल्का पिंड कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है कि सुनीता विलियम जब अंतरिक्ष में गई तो वहाँ उन्होंने अजीब ही नज़ारा देखा जो धरती से बिल्कुल अलग है। वो इस प्रकार है, यानी कि जब वो अंतरिक्ष में गई तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी उसके बारे में इन्होंने बताया। पहला क्या बताया कि अंतरिक्ष में मनुष्य, अंतरिक्ष में जो भी व्यक्ति जाता है वो एक जगह स्थिर होकर के नहीं बैठता, वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तैरता हुआ पहुंचता है। ठीक है, लाइक स्विमिंग पूल की तरह, जैसे हम स्विमिंग करते हैं पूल के अंदर, उस तरीके से। अंतरिक्ष में पानी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता, पानी भी बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता रहता है। हाथ मुंह धोने के लिए इन बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला किया जाता है और फिर हाथ साफ किए जाते हैं। ये सारी बातें अंतरिक्ष से आने के बाद उन्होंने बताई सबको। ठीक है, इसके अलावा कह रहे हैं कि खाने के पैकेट भी हवा में उड़ते रहते हैं और फिर उड़ते हुए ही इन पैकेट को हमें पकड़ना होता है और फिर खाना खाते हैं लोग वहाँ पर। अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए वहाँ कंघी करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, यदि हमें एक जगह टिककर काम करना है अंतरिक्ष में तो आपको अपने आप को बेल्ट से
बांधना होगा, कागज को भी दीवार के साथ चिपका करके पकड़ते हैं तब काम किया जाता है। पृथ्वी के ऊपर नीचे कुछ नहीं है। भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पृथ्वी के ऊपर नीचे कुछ नहीं है और पूछा गया था कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से किस तरीके से हैं, तो उल्टे होते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल से सवाल पूछा जाता है कि ये कौन है। बछेंद्री पाल पहाड़ी इलाके के रहने वाली थी और यह गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर ये गई थी। बछेंद्री पाल ने बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला लिया और वहीं पहाड़ पर पढ़ने की ट्रेनिंग उन्होंने शुरू की, यानी कि पहाड़ पर कैसे चढ़ा जाता है सारी चीज़ों की इन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू करी। और इन्होंने ट्रेनिंग किससे ली, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने इनको गाइड किया था। बछेंद्री पाल ने दूसरी महिलाओं को भी पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देना शुरू किया था बाद में, और 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। ठीक, माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है, सागर माथा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है, सीटेट के अंदर एज इट इज पूछा गया था, तो याद रखना सागर माथा। बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को दिन में लगभग 1:07 पर लगभग कितने 8,848 से 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, इन्होंने उस पर कदम रखा और ये माउंट एवरेस्ट पर 43 मिनट तक वहीं रही। ठीक है, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी और विश्व की यानी कि संसार की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, नेपाल के अंदर सागर माथा जिसको कहते हैं। ठीक है, याद रखना कि बछेंद्री पाल भारत की तो पहली महिला थी और विश्व की यानी कि संसार की 5वीं थी। पहाड़ पर चलने के लिए पॉइंट टू रिमेंबर यहाँ पर लिखा गया है कि पहाड़ पर चलने के लिए पूरी टीम का एक ग्रुप लीडर होता है। ग्रुप लीडर की कुछ जिम्मेवारियां होती हैं जिसे उसे निभानी चाहिए। एक ग्रुप लीडर की जिम्मेवारी है कि वह ग्रुप के दूसरे लोगों का सामान उठाने में भी मदद करे। ठीक है, एक ग्रुप लीडर की और क्या क्या विशेषताएं हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति चल नहीं पा रहा, ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो चल नहीं पा रहा, उसको चोट लगी है, तो उसका हाथ पकड़कर उसे पहाड़ पर चढ़ाना चढ़ने में मदद करनी है, ये भी ग्रुप लीडर की जिम्मेवारी होती है। यदि किसी व्यक्ति को रास्ते में कोई तकलीफ हो रही है तो रास्ता रोकने की जगह ढूंढनी चाहिए कि रास्ते में आपको कहाँ रुकना है, इसकी जगह भी ढूंढे, एक ग्रुप लीडर की जिम्मेवारी है। यदि आपका साथी बीमार पड़ गया, यानी कि आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं और वहाँ पर आपका कोई साथी बीमार पड़ गया, तो उसका पूरी तरीके से ध्यान रखना भी एक लीडर की जिम्मेवारी है। ग्रुप लीडर की ही यही जिम्मेवारी है कि सभी के लिए खाना पानी है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसका इंतज़ाम करना, हर चीज़ों का ख्याल रखना एक ग्रुप लीडर की जिम्मेवारी है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यही है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है, सागर माथा। और बछेंद्री पाल को कब चुना गया था माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए, 1984 में। और 1:07 पर लगभग कितनी मीटर की ऊंचाई है, 8,848 से लेकर 8,900। ठीक है, अप्रॉक्स है ये। इसके अलावा बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की यानी कि संसार की 5वीं महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। ठीक, यहाँ पर ये पॉइंट खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है कर्णम मल्लेश्वरी? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी और इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी गाइज? एक वेट लिफ्टर है, यानी कि वजन उठाने का कार्य करती हैं। कहाँ की रहने वाली थी? आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। जब ये 12 साल की थी तभी से इन्होंने वजन उठाने का कार्य करना शुरू किया था और अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। 12 साल की उम्र से शुरू किया था और प्रेजेंट में ये कितना वजन उठा लेती हैं? 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। इसके अलावा कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं वेट लिफ्टिंग में। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का कार्य करती हैं। इनकी 3 बहनों का नाम है ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं और ये तीनों कबड्डी भी खेलती हैं और दूसरों को सिखाती भी हैं। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। 12 साल की उम्र से ही वजन उठाने का कार्य कर लेती हैं, करना शुरू किया इन्होंने और अब ये 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल इन्होंने अभी तक जीते हैं।
इसके बाद आते हैं आपके लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। क्या कह रहा है कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, यानी कि जो भारतीय की नौसेना है, हमारी थल सेना, जल सेना, वायुसेना, ये जो सेनाएं हैं इनकी डॉक्टर थी और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली, पूरी परेड की कमान संभालने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है, इन्होंने समुद्री जहाज पर काम करने वाली और परेड जो होती है उसकी कमान संभालने वाली ये पहली महिला हैं। ये जम्मू कश्मीर की राजौरी जिले की थन्नामणि नाम के एक बहुत छोटे से गांव में रहती थी। जम्मू मेडिकल कॉलेज से इन्होंने 5 साल पढ़ाई की और MBBS की परीक्षा भी पास की थी। इसके अलावा जब भी नौसेना की परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चला करती हैं। पूरे परेड में 36 निर्देश देने की आवश्यकता है। इतनी जोर से हमें बोलना पड़ता है ताकि आगे वाले और पीछे वाले, आगे जितनी भी टोली चल रही हैं, पीछे जितनी भी टोली चल रही हैं, सबको सुनाई दे और जितने भी लोग मैदान में बैठे हैं उन सबको भी सुनाई दे। इतना तेज एक नौसेना की परेड में जो व्यक्ति है उसको बोलना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर इनका नाम था, वहाँ पर नाम क्या था इनका? वहीदा प्रिज्म। यहाँ पर प्रिज्म का मतलब भी बताया हुआ है। प्रिज्म का मतलब है एक ऐसा कांच जो 7 रंग का दिखता है। ठीक है, तो याद रखना वहीदा प्रिज्म कौन है। वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली और परेड की कमान को संभालने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है, इसके अलावा आते हैं अल बिरूनी। यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। अल बिरूनी कौन था? अल बिरूनी उज़्बेकिस्तान का यात्री था जो भारत आया था। अल बिरूनी ने इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अपनी किताब, इन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब में वो बहुत सारी चीज़ें लिखी जो उनके देश से हमारे देश में अलग थी। यहाँ पर सवाल बनता है कि अल बिरूनी कौन था? उज़्बेकिस्तान से आया था, एक यात्री था और उसने एक किताब लिखी थी जिसके अंदर जो भारत के अंदर उसके देश से जो चीज़ें अलग थी उसके बारे में उन्होंने लिखा। इसके अंदर इन्होंने, अल बिरूनी ने भारत में पाए जाने वाले तालाबों को बहुत अच्छी तरीके से उस किताब में वर्णन किया। उन्होंने बताया कि तालाब के चारों तरफ चबूतरे बने होते हैं और उन्हें बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के टुकड़ों और सरियों के साथ जोड़ करके बनाया जाता है, जैसे बावड़ियाँ, कुएं, इस तरीके से। इन चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने का रास्ता भी अलग बना होता है और इस तरीके से उन्होंने तालाब का बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि अल बिरूनी को जो अपने देश में जो चीज़ नहीं थी, जो उसने हमारे देश में अलग देखा, वही उस किताब में वर्णन किया। और बेसिकली इसने किसका वर्णन किया था? तालाबों का, बावड़ियों का, कुओं का वर्णन किया था। ठीक है, तो याद रखना अल बिरूनी। इसके अलावा आता है राकेश शर्मा। ये कौन थे? भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। जो इनका जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। कौन थे ये? भारत के तो पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे और 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन स्टूडियो 7 में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट इन्होंने स्पेसशिप में बिताया था। इसके अलावा 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गगरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का परीक्षण प्राप्त किया। ठीक है, तो राकेश शर्मा कौन थे? भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक, यहाँ पर ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, सीटेट में कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तो इसीलिए ये भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा ही है कल्पना चावला के बारे में। ये भारतीय मूल की अमेरिकी यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। इनका जन्म 17 मई 1962 करनाल, हरियाणा में हुआ था। ठीक है, याद रखना, कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी यात्री थी और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। ठीक है, 1955 में ये नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। 19 नवंबर 1957 से उनके व्यावसायिक जीवन यानी कि अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत होने लगी, जिसमें इन्होंने
कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी थी ये, और इस दौरान वे 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिता करके आई थी। इसके अलावा इनकी बात क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं कल्पना चावला, जो भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री बनी थी। इनका जन्म हरियाणा में हुआ था। ठीक है, इन्होंने 19 नवंबर 1957 में अपनी पहली अंतरिक्ष मिशन के लिए ये चुनी गई थी और 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। नेक्स्ट का कह रहा है कि 16 जनवरी 2003 को उन्होंने दूसरे अंतरिक्ष यान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-10 से उड़ान भरी। 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस वे लौटी, और जब वो लौट रही थी तो वायुमंडल में जैसे ही उन्होंने प्रवेश करते ही उनका जो वायुयान था वो जल करके नष्ट हो गया, और इसमें जितने भी लोग मौजूद थे, वो जितने भी अंतरिक्ष यात्री मौजूद थे, उन सबकी मृत्यु हो गई। तो याद रखना 16 जनवरी 2003 को इन्होंने अंतरिक्ष दूसरी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, सो गाइज इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को याद रखना। कल्पना चावला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको याद रखना। अब चलिए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका दांडी यात्रा। दांडी यात्रा किसने शुरू करी थी? महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी। कब की थी? सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। तो दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 1930 में हुई थी, याद रखना। ठीक है, गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी हैं, जो चीज़ें हमें नेचुरली प्रोवाइड की गई हैं, उसे बनाने पर किसी भी तरीके की कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी से समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा था। तो दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? सन 1930 में हुई थी। अंग्रेजों ने भारत के जो लोग थे उनको नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसलिए इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। और कहाँ पर? अहमदाबाद से दांडी से समुद्र तट तक। ठीक है, दांडी का यूज़ करते हुए समुद्र तट तक इन्होंने एक लंबी यात्रा की थी। कहाँ से? अहमदाबाद से। तो ये थे कुछ आपके फेमस पर्सन जिनसे आपसे सवाल पूछा जाता है सीटेट के अंदर। सारे फेमस पर्सन मैंने आपको एक वीडियो में, इस वाले वीडियो में फाइंड करा दिए हैं। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए, चाहे अलबरूनी हो, कल्पना चावला हो, बछेंद्री पाल हो, कर्णम मल्लेश्वरी हो, इन सारे टॉपिक को अच्छे से फाइंड आउट करना है, रीड डाउन करना है। एक बार आप लोग, मैंने बहुत आराम से स्लो सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप इस वीडियो को यूज़ करते समय यानी कि पढ़ते समय नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। धानी गोयल आप लोग सर्च करना, आपको टेलीग्राम पर ये वाली PDF मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स, एवरीवन गुड नाइट।